आज के दौर में निवेश को लेकर जो असली सवाल है वो ये नहीं है कि एफडी सुरक्षित है या एसआईपी में रिस्क है। सवाल ये है कि आज के बाजार में आपका पैसा कहाँ ज्यादा समझदारी से काम करेगा। बिल्कुल, और ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ, आज की जो आर्थिक हकीकत है उसे समझना होगा। हम एक ऐसे दौर में है जहां महंगाई दर मतलब इन्फ्लेशन वो लगातार ऊंची बनी हुई है और बाजार में रोज नए उतार चढ़ाव। सही कहा। और जो फिक्स्ड इनकम के पारंपरिक साधन हैं उनकी चमक भी कह सकते हैं फीकी पड़ रही है। तो ऐसे में पुराने तरीकों पर आंख बंद करके भरोसा करना तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को दोबारा जांचने का, उसे आज के हिसाब से ढालने का ये बिल्कुल सही समय है। तो चलिए इसी जांच की शुरुआत उस विकल्प से करते हैं जिसे शायद हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी दशकों से तो भारतीय परिवारों के लिए निवेश का दूसरा नाम ही एफडी रहा है। पैसा सुरक्षित है, रिटर्न तय है, कोई झंझट नहीं। एक तरह का मानसिक सुकून मिलता है। बिल्कुल। हाँ, और वो सुकून अपनी जगह जायज भी है। एफडी का जो मूल काम है, मतलब आपके पैसे को सुरक्षित रखना, वो काम ये बहुत अच्छे से करती है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, और वो बहुत बड़ा है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई। साइलेंट किलर। हाँ, जिसे हम साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। और यहीं पर एफडी की जो सीमाएं हैं वो साफ नजर आने लगती हैं। इसे थोड़ा और साफ कीजिए। मतलब अगर मेरी एफडी 6% का ब्याज दे रही है और महंगाई भी 6% है तो मैं तो बराबरी पर हूं, है ना? मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। देखने में तो यही लगता है, लेकिन असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं जो हमारे सोर्सेज में भी हाईलाइट किया गया है। ठीक है। मान लीजिए आपकी एफडी 6% का ब्याज दे रही है और महंगाई भी 6% है। अब इस 6% की कमाई पर आपको टैक्स भी तो देना है। अच्छा, हाँ, टैक्स। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो 6% में से 1.8% तो टैक्स में ही चला गया। मतलब हाथ में आया सिर्फ 4.2%। बिल्कुल। अब सोचिए महंगाई 6% की दर से आपके पैसे की कीमत घटा रही है और आप कमा रहे हैं सिर्फ 4.2%। इसका सीधा मतलब है कि हर साल आपके पैसे की असली कीमत यानी उसकी खरीदने की ताकत वो 1.8% घट रही है। 10 साल में आपका 1 लाख रुपया असल में आज के 83,000 रुपए के बराबर रह जाएगा। मतलब एफडी ने मेरे पैसे को बचाया नहीं बल्कि धीरे धीरे उसकी हवा निकाल दी। ये तो एक धीमे पंक्चर जैसा है जो नजर भी नहीं आता। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, धीमा पंक्चर। इसीलिए सोर्सेज में एक बहुत कमाल की लाइन है जो इस पूरी बात का सार बता देती है। क्या है वो? एफडी पैसा बचाती है लेकिन बढ़ाती नहीं। बचाती है, बढ़ाती नहीं। हाँ। इसका असली काम आपके धन को बाजार के तूफान से बचाना है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य उस धन से एक बड़ा जहाज बनाना है तो सिर्फ एफडी से काम नहीं चलेगा। ये संरक्षण का साधन है, सृजन का नहीं। ठीक है, तो एफडी हमारे पैसे को महंगाई की दीमक से नहीं बचा पा रही है। ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें ऐसे विकल्प चाहिए जहां ग्रोथ की संभावना हो, लेकिन ग्रोथ के साथ तो एक शब्द हमेशा जुड़ा होता है, रिस्क। रिस्क। और यहीं पर एसआईपी की बात आती है जो इस रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका सुझाती है ना। एकदम सही। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो अपने आप में कोई निवेश नहीं है। ये एक तरीका है। ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है, एक अनुशासन है। और इसका सबसे बड़ा जादू है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अच्छा। जब बाजार गिरता है तो आपके हर महीने के तय निवेश से आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। और जब चढ़ता है? और जब बाजार चढ़ता है तो वही यूनिट्स कम मिलती हैं। लंबी अवधि में ये प्रक्रिया आपके खरीदने की लागत को औसत कर देती है। लेकिन एक्सपर्ट, एक मिनट रुकिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो निवेशक 2008 की मंदी में फंस गए थे या जिसने कोविड के ठीक पहले निवेश शुरू किया था जी, उसे तो ये एसआईपी एक बुरे सपने जैसा लगा होगा। सही बात है। उस डर का क्या? जब आपका पोर्टफोलियो हर दिन लाल निशान में दिखता है तब ये सारी थियोरी धरी की धरी रह जाती है। बहुत ही वाजिब सवाल है और यही एसआईपी की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। देखिए, छोटी अवधि में एसआईपी यकीनन जोखिम भरा लग सकता है। आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन एसआईपी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। यहीं पर निवेशक के धैर्य और अनुशासन का टेस्ट होता है। मतलब टिके रहना जरूरी है। बिल्कुल। जिन लोगों ने 2008 या 2020 की गिरावट में डरकर अपनी एसआईपी बंद कर दी,
उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान उठाया। अच्छा। लेकिन जिन्होंने हिम्मत रखकर निवेश जारी रखा, उन्होंने न सिर्फ अपनी लागत को कम किया, बल्कि जब बाजार वापस चढ़ा तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हुआ। हाँ। इसीलिए सोर्स में साफ लिखा है, एसआईपी अमीर जल्दी नहीं लेकिन सही तरीके से बनाती है। मतलब एसआईपी की असली ताकत समय और अनुशासन में छुपी है। हाँ, लेकिन एक और सवाल उठता है। पूछिए। जब हम एसआईपी कहते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा शब्द है। एसआईपी किस चीज में? क्या हर एसआईपी एक जैसी होती है? बेहतरीन सवाल, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो एसआईपी को एक प्रोडक्ट समझ लेते हैं। हाँ। एसआईपी तो सिर्फ एक पाइपलाइन है। असली सवाल ये है कि उस पाइपलाइन से आ क्या रहा है। अच्छा, आप एसआईपी के जरिए एक स्थिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। या फिर अब ज्यादा जोखिम लेकर, जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप। हाँ, एक आक्रामक मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। हाँ। जहां रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है तो जोखिम भी ज्यादा होता है। तो मतलब ये निवेशक पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आपका लक्ष्य, आपकी उम्र और आपकी जोखिम लेने की क्षमता, ये सब तय करता है कि आपके लिए कौन सी एसआईपी सही है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। एक तरफ एफडी है, जो धीमी गति से चलने वाली एक सुरक्षित नाव है। हाँ। दूसरी तरफ एसआईपी है, जो एक तेज रफ्तार वाली मोटर बोट हो सकती है, लेकिन उसमें तूफान का खतरा भी है। तो एक आम निवेशक ये फैसला कैसे करे कि उसे किस नाव पर सवार होना है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आपको जाना कहाँ है और आपके पास वक्त कितना है। लक्ष्य और समय। हाँ, सोर्सेज में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपका लक्ष्य छोटा है, मान लीजिए 1-2 साल में बच्चे की स्कूल फीस देनी है या घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है, हाँ, तो आप मोटर बोट का जोखिम नहीं ले सकते। तब आपके लिए एफडी जैसी सुरक्षित नाव ही सही है। ठीक है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 10-15 साल दूर है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चे की शादी, मतलब लंबा समय है, तब आपके पास इतना समय है कि आप बाजार के छोटे मोटे तूफानों को झेल सकें और कंपाउंडिंग के जादू का फायदा उठा सकें। तब एसआईपी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। कंपाउंडिंग का जादू, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? कंपाउंडिंग को पैसे का पहाड़ बनाना समझिए। अच्छा। पहले साल आप एक छोटा पत्थर रखते हैं जो आपका निवेश है। अगले साल उस पत्थर पर ब्याज का एक और छोटा पत्थर जुड़ता है। लेकिन तीसरे साल ब्याज आपके मूलधन और पिछले साल के ब्याज दोनों पर मिलता है। अच्छा, मतलब ब्याज पर भी ब्याज? हाँ, यानी अब पत्थर पर पत्थर नहीं जुड़ रहा, बल्कि वो पत्थर खुद बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया तेज होती जाती है और छोटे छोटे पत्थर जुड़ते जुड़ते एक पहाड़ बन जाते हैं। और एसआईपी इसी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देता है और अनुशासित भी कर देता है। तो इस पूरी तुलना का सार ये है कि कोई भी विकल्प अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि निवेशक कौन है, उसका लक्ष्य क्या है और उसकी समय सीमा क्या है। हाँ। बहस एफडी वीएस एसआईपी की है ही नहीं, बहस किसके लिए क्या सही की है। बिल्कुल। और इसी सोच को जब हम एक कदम आगे ले जाते हैं तो हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर पहुंचते हैं, जिसका जिक्र हमारे सोर्सेज में भी है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी? जी। ये स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको किसी एक नाव पर सवार होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ना एक ऐसा जहाज बनाया जाए जिसमें सुरक्षा की नाव भी हो और रफ्तार की मोटर बोट भी। ये दिलचस्प है, मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच। मुझे अपनी पहली सैलरी याद आ गई। हाँ। सारा पैसा एफडी में डाल दिया था क्योंकि मेरे पिताजी ने यही सिखाया था। तब एसआईपी के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। सही बात है। आज की पीढ़ी के पास विकल्प भी ज्यादा हैं और उलझन भी। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच काम कैसे करती है? इसे एक व्यवहारिक 40-60 के नियम से समझाया गया है। 40-60 रूल। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। ठीक है। इस नियम के मुताबिक आप अपने निवेश का 40% हिस्सा एफडी जैसे सुरक्षित साधनों में डालते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो का एंकर यानी लंगर है। अच्छा। ये आपका इमरजेंसी फंड है, आपके 1-2 साल के लक्ष्य है। ये वो पैसा है जो आपको रात में चैन की नींद सोने देता है, चाहे बाजार में कुछ भी हो रहा हो। और बाकी का 60%? बाकी का 60% हिस्सा एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाता है। ग्रोथ इंजन। हाँ, ये आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है। इसका काम है लंबी अवधि में महंगाई को मात देना और आपके लिए संपत्ति बनाना। तो स्थिरता भी और ग्रोथ भी।
बिल्कुल। इस तरह आपके पास एफडी की स्थिरता भी है और एसआईपी की ग्रोथ की क्षमता भी। आपका जहाज तूफान में डूबेगा भी नहीं और शांत समंदर में खड़ा भी नहीं रहेगा। वो लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, ये 40-60 का अनुपात क्या सबके लिए? एक 25 साल का नौजवान जिसने अभी अभी कमाना शुरू किया है और एक 55 साल का व्यक्ति जो रिटायरमेंट के करीब है, क्या दोनों के लिए यही अनुपात सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है। 40-60 सिर्फ एक उदाहरण है। तो असली स्मार्टनेस क्या है? असली स्मार्टनेस इसी अनुपात को अपनी उम्र और जिम्मेदारियों के हिसाब से बदलने में है। अच्छा। एक 25 साल का युवा जिसके पास कमाने के लिए 30-35 साल है, वो ज्यादा जोखिम ले सकता है। हाँ, जरूर। उसका पोर्टफोलियो शायद 20-80 जैसा हो सकता है, 20% एफडी में और 80% एसआईपी में। और जो रिटायर होने वाले हैं? वहीं एक 55 साल का व्यक्ति जिसे अगले 5-7 सालों में रिटायर होना है, वो अपने जमा किए हुए पैसे पर जोखिम नहीं ले सकता। उसका पोर्टफोलियो शायद 70-30 जैसा हो सकता है। मतलब उल्टा, 70% एफडी में और 30% एसआईपी में। हाँ, 70% एफडी और डेट फंड्स में और सिर्फ 30% इक्विटी एसआईपी में। निवेश आपकी उम्र के साथ साथ परिपक्व होना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरी बात है। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा को समेटें, एक जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूँ। हमारे सोर्सेज में भी ये डिस्क्लेमर दिया गया है कि ये सारी जानकारी ये सिर्फ शैक्षिक और सूचना के उद्देश्य के लिए है। बिल्कुल। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह ना समझें। हाँ, और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि कोई भी निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, अपने लक्ष्य और अपनी जोखिम लेने की क्षमता का ईमानदारी से आकलन करे। और जरूरत पड़े तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। जानकारी हासिल करना पहला कदम है, लेकिन उस जानकारी के आधार पर अपनी सूझबूझ से फैसला लेना आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। और याद रखें, बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य निष्कर्ष को एक बार फिर से समझते हैं। असली सवाल एफडी अच्छा है या एसआईपी है ही नहीं है। असली सवाल है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे पास समय कितना है और मेरी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। एकदम। एफडी आपकी दौलत की नींव है जो उसे स्थिरता देती है, और एसआईपी वो इमारत है जो उस नींव पर खड़ी होती है और उसे आसमान की ऊंचाई देती है। और एक मजबूत इमारत के लिए नींव और ढांचा दोनों का सही संतुलन में होना जरूरी है। सही बात है। इसीलिए जैसा कि सोर्सेस के अंत में कहा गया है, सही निवेश बराबर संतुलन। सही निवेश बराबर संतुलन। अपने वित्तीय जीवन में स्थिरता और वृद्धि के बीच यह संतुलन बनाना ही असली कला है। तो आज हमने स्थिरता और वृद्धि के लिए 40-60 के संतुलन की बात की और ये भी समझा कि यह संतुलन उम्र के साथ कैसे बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़कर जा रहे हैं। हमने उम्र और जिम्मेदारियों की बात की, पर सोचिए अगर किसी के वित्तीय लक्ष्यों में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाए, जैसे विदेश में बसने का फैसला या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने का सपना, तो क्या उसे अपने रिटायरमेंट का इंतजार करना चाहिए इस संतुलन को बदलने के लिए, या फिर यह बदलाव तुरंत होना चाहिए? और वो बदला हुआ संतुलन कैसा दिखेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।